जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका। हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सेल और वैज्ञानिक भाषा में इसको साइटो कहते हैं। इसीलिए इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की जो खोज की थी वो यानी कि एक अंग्रेज़ वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए इनको कोशिका का जनक कहा जाता है। इन्होंने यह खोज 1665 में की थी और जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो एंटोनी एंड ल्यूवेन हॉक ने की थी। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया सन 1938 में। इन्होंने कहा इस सिद्धांत में कि कोशिका जो है वो व्यक्ति की यानी पूरे बॉडी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अपनी बॉडी जो कार्य करती है वो यूनिट भी सेल है, और जो अपनी स्ट्रक्चर बना अपनी बॉडी की जो संरचना है उसका निर्माण भी यानी कि सेल से हुआ है। और इन्होंने कहा कि जो नई सेल होती हैं यानी कि पुरानी सेल होती हैं वो डिवीज़न करके नई सेलों का निर्माण करती हैं। यानी मान लो एक सेल है, ये सेल डिवीज़न यानी बढ़ जाएगी और अपनी एक नई सेल बना देगी। इस प्रकार से सेलें ग्रोथ करती हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो संरचनात्मक लिखा है ना कि संरचनात्मक इकाई है बॉडी की, इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से ये बॉडी की संरचना करती है अर्थात स्ट्रक्चर बनाती है। जिस प्रकार से ईंटों से घर बनता है उसी प्रकार से जो सेल होती हैं अर्थात कोशिकाओं से अपनी बॉडी यानी कि शरीर बनता है। ईंटें मिलकर दीवार का निर्माण करती हैं, यानी कि दीवारें मिलकर कमरे का निर्माण करती हैं और कमरे मिलकर उस घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इसे कहते हैं सेल, यानी कि सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन बॉडी का निर्माण करते हैं। कि जो सेल होती हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जाम में। तो इनके बारे में देखते हैं। पहले अपन दुनिया के बारे में बात करते हैं, फिर मानव के शरीर के अंदर कौन सी सेलें बड़ी हैं, कौन सी सेलें छोटी हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे छोटी सेल है माइक्रोप्लाज्मा की, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा की जो सेल है वो सबसे छोटी सेल है। सबसे बड़ी सेल की अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। जबकि सबसे लंबी सेल की बात की जाए तो न्यूरॉन होता है। ये न्यूरॉन क्या है, अपना जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। यानी कि नर्वस सिस्टम जो अपना तंत्र का तंत्र होता है उसकी सेल होती है, उसे न्यूरॉन कहा जाता है। वो न्यूरॉन जो है वो दुनिया की सबसे लंबी सेल होती है, इससे लंबी कोई सेल नहीं होती। जबकि सबसे बड़ी सेल की बात की जाए तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन जो होता है उसमें विभाजन नहीं होता अर्थात डिवीजन। अपना ऊपर पढ़ के आए यहाँ पर कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उन्होंने इसमें कहा था कि सेलों का डिवीजन होता है, यानी कि नई सेल अगर बनानी हो तो पुरानी वाली सेल अपने आप में डिवीजन कर देती है और नई सेल का निर्माण कर देती है। ये बात किसने कहा था, ये बात स्लाइडेन एंड स्वान ने कही थी कोशिका के सिद्धांत में। लेकिन न्यूरॉन इस बात का पालन नहीं करता, यानी कि न्यूरॉन जो सेल होती है उसमें कोशिका का डिवीजन नहीं होता अर्थात कोशिका का विभाजन नहीं होता। इसीलिए अपने ब्रेन को हमेशा सेफ्टी देने की बात की जाती है। यानी कहीं पर भी आप हो, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहन के रखो, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूरॉन सेल है। और न्यूरॉन सेल में क्या नहीं होता है, डिवीज़न। अगर न्यूरॉन सेल डैमेज हो गई, चोट लग गई इसमें, तो ये दूसरी सेल नहीं बनाएगी। लेकिन एक सेल ऐसी भी होती है अपनी बॉडी के अंदर, वे बहुत ही जल्दी डिवीज़न करती हैं। वे सेल होती हैं लीवर की सेल है, यानी कि लीवर के अंदर नेफ्रॉन सेलें पाई जाती हैं। ये सेलें बहुत ही जल्दी डिवीज़न करती हैं, बहुत ही जल्दी अपने आप को रिकवर करती हैं। उसके अपन देखते हैं कि मानव के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी होती है और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। तो मानव के अंदर सबसे छोटी सेल होती है, उसका नाम है स्पर्म, अर्थात जो मेल का शुक्राणु होता है, यानी कि जो मेल का शुक्राणु होता है वो सबसे छोटा होता है। जबकि जो फीमेल होता है उसका जो अंडाणु अर्थात ओवम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, अपन ने इस वीडियो में अभी तक जो समझा है वो समझा है कि कोशिका की खोज किसने की और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, जैसे कि है ना, और कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है,
ये समझा अपन ने। और कोशिका को यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ये बात समझी। अब अपन देखते हैं आगे चलकर कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, यानी कोशिका के कितने टाइप होते हैं। तो कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं यह प्राथमिक सेल कहलाती है, यानी कि जो पहले की सेल कहलाती, जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, यानी कि अर्ध विकसित थी। जबकि यूकैरियोटिक सेल वे सेल हैं जो विकसित हैं पूर्ण रूप से, है ना। क्योंकि इन सेलों में यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये इनमें पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती, जबकि इनमें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। और इनमें अगर डिफरेंस की बात करें तो इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब समझते हैं कि वास्तविक और का मतलब क्या है। तो देखो, ये होता है केंद्रक हमारा, ये क्या है, ये हमारा केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर ये भरा होता है ना, ये केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर आप ये देख रहे हैं ना, ये सांप सा फैला हुआ है, ये रियल में है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन तंतु। ये क्रोमेटिन तंतु जो है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें होता है डीएनए और दूसरा होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ही इस क्रोमेटिन तंतु का निर्माण करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनके अंदर यानी कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि डीएनए केवल पड़ा रहता है बस, यानी कि डीएनए ही अकेला रहता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहती। इसलिए हम कहते हैं कि इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, जो कि अपन देख रहे हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अपन आगे चल के इस केंद्रक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो एस आई ना, एस कहाँ से आई है, एस आई है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से, यानी कि इसका हिंदी होता है अवसाद गुणांक। कि सेडिमेंटेशन है ना, ये जो है ना, ये राइबोसोम के आकार को मेज़र करने की एक यूनिट कह सकते हैं अपन, कि वही 70S का है तो छोटा होगा राइबोसोम, 80S का है तो बड़ा होगा। क्योंकि पहले की जो सेल है, ये सेल है उस समय की सेल कहा जाता है जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा था। तो उस समय की जो सेल थी उनको शायद, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए अपन आगे चल के देखेंगे कि राइबोसोम को जो है ना प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और उस समय की शायद सेलों को प्रोटीन की कम आवश्यकता होती होगी, इसीलिए वहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता था, अर्थात छोटे पाए जाते थे इसके कंपैरिजन में। जबकि आज की सेलों में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन आगे चल के, है ना, क्योंकि छोटे राइबोसोम होंगे तो कम प्रोटीन बनाएंगे, बड़े राइबोसोम होंगे तो प्रोटीन की ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए आज के बड़े राइबोसोम पाए जाते हैं जो अपन में और पादपों में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कोशिका, इनकी कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या होती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये होती है हमारी, मान लो ये है कोशिका झिल्ली, और ये हमारी खुद डबल लेयर की होती है। क्या होती है, ये खुद में डबल लेयर की होती है कोशिका झिल्ली। अब इसके ऊपर एक और चढ़ी रहती है, ये तो ये होती है कोशिका भित्ति। यानी कि जी इसके अंदर सब कुछ है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी आप सब देख रहे हैं ना, इसी के अंदर है सब कुछ। लेकिन इसके यानी कि झिल्ली के अंदर, ये झिल्ली तो प्रत्येक प्रकार की सेल में पाई जाती है, चाहे वो सेल यूकैरियोटिक हों, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हों, चाहे जंतु की सेल हों, चाहे पादप की सेल हों, किसी भी प्रकार की सेल हों, सब में ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये डबल स्तरीय होती है, यानी कि डबल पुत्त वाली होती है। जबकि जो यानी किसका झिल्ली, जबकि कोशिका भित्ति की बात करें, ये यहाँ पर जो बात हो रही है ना कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति ए वाली है। कौन सी वाली है, ए वाली, यानी कि जो बाहर चढ़ी हुई है। ये केवल यानी कि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो केवल पादपों में पाई जाती है, अर्थात पेड़ पौधों में ये पाई जाती है, अपन में ये नहीं पाई जाती। जबकि प्रोकैरियोटिक में जो पाई जाती है ना, वो एक किस चीज़ की बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें यह प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है।
कुछ चीज़ों में प्रोटीन की बनी होती है, कुछ में यह कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अपन में ये नहीं पाई जाती, अर्थात जंतु में नहीं पाई जाती, पादपों में पाई जाती है। वो भी पादपों में किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। समझे आपको, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है वह पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, जबकि यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें यह प्रोटीन अर्थात कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के कोई उदाहरण देखें तो नील हरित शैवाल, आज के डेट में अपन देखते हैं कि नील हरित शैवाल में यह प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती तथा जीवाणुओं में पाई जाती हैं। उसके अलावा अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये जंतु और पादपों में पाई जाती है। जंतु जैसे अपन है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो, है ना, कोई भी जानवर हो, सब जंतु है ना। जंतु वे सब होते हैं जो चल फिर सकते हैं और हिल डुल सकते हैं, जबकि पादप वे होते हैं जो हिल डुल सकते हैं, चल फिर नहीं सकते। समझे बात। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।